समान प्रसवात्मिका इति जाति, शास्त्र कहता है जिनका प्रसव एक तरह से होता है उनकी एक जाति है, जिनका डिलीवरी प्रोसेस एक जैसा है उन सब की एक जाति है। डिलीवरी प्रोसेस मतलब पैदा होने का तरीका, कि कैसे पैदा होते हैं। समान प्रसवात्मिका शब्द का अर्थ क्या है, इसे समझने का प्रयास करो। जिनके प्रसव का तरीका एक तरह का होता है, जैसे गौरैया एक चिड़िया है, तो वो जो अंडा देती है उसके अंडे के देने की अवधि कितनी है, कितने समय तक वो उसे अपने गर्भ में धारण करती है, कितने समय बाद वो निकालती है, फिर कितने समय तक उसे सेती है और कितने दिन बाद बच्चा उससे बाहर आता है। इस पूरे प्रोसेस को हम डिलीवरी प्रोसेस कहेंगे, या हम इसे कहेंगे क्या, हम इसे कहेंगे कि प्रसव का एक जैसा तरीका है। अच्छा ये बताओ, इस गौरैया के प्रसव का तरीका अलग, उस गौरैया के प्रसव का तरीका अलग, या सब गौरैया के प्रसव का तरीका एक ही होता है? सब गौरैया के प्रसव का तरीका एक, सब घोड़ों के पैदा होने का तरीका एक ही है, सब मक्खियों के पैदा होने का तरीका, सब छिपकलियों के पैदा होने का तरीका। इसका मतलब ये है जिनके पैदा होने का तरीका एक है उनकी एक जाति है। इसका मतलब छिपकली एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, भैंस एक जाति है, मक्खी एक जाति है, गौरैया एक जाति है। जाति का मतलब होता है कि आपके पैदा होने का तरीका एक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मनुष्यों में क्या हम लोगों के पैदा होने के तरीके अलग अलग हैं? सोचो, क्या हमारे, अच्छा ये बताओ, हिंदुओं में माएं बच्चा जनती हैं 9 महीने में, मुसलमानों में हर 15 दिन में पैदा करती हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। मुसलमानों में भी माएं 9 दिन में ही बच्चा, 9 महीने में ही बच्चा पैदा करती हैं। अच्छा, माएं हिंदुओं में बच्चा जनती हैं लेकिन मुसलमानी अंडा देती है, ऐसा भी नहीं है। जैसे हिंदुआनी बच्चा पैदा करती है वैसे ही मुसलमानी भी बच्चा ही पैदा करती है, एक ईसाई महिला भी वैसे ही बच्चा पैदा करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं सारे मनुष्यों की एक जाति है, मनुष्य अलग अलग जाति के नहीं होते। आकृति जाति लिंगाख्या दर्शनकार कहते हैं जिनकी आकृति एक प्रकार की हो, जिनकी प्रसव का तरीका, जाति मतलब जन्म, जाति शब्द किसका पर्यायवाची है? जन्म का। जिनका बर्थ प्रोसेस, जन्म लेने का तरीका एक तरह का हो, और लिंग, लिंग यानी पहचान के लक्षण, लिंग यानी पहचान के लक्षण। भाई मेरी पहचान के लक्षण क्या हैं, घोड़े की पहचान के लक्षण क्या हैं? जैसे गाय, गाय किसे कहते हैं? तो गाय को लिंग से पहचाना जाता है, मतलब उसके पहचान के लक्षण क्या है? तो साहित्य में गाय के लिए कहा जाता है, कौन सी गाय होती है? कहते हैं गल कंबल मान पशु। कौन होती है गाय? जिसके गले में कंबली लटकती हो, उसका नाम क्या है? गाय है। तो गाय के गले में देखा है कंबल सा लटकता है, देखा है कि नहीं? हाना देखा है? नहीं। अब जो तुमने विदेशी सुअर पाल रखे हैं उनके गले में नहीं है, लेकिन जो गाय होती थी, देशी गाय, सफेद गाय जिसके पीठ पर कुबड़ होता था, उसके गले में कंबल लटकता था। गल कंबल मान पशु, ये गाय का लिंग है। ये कंबल जो है गाय का क्या है? लिंग है। ऐसे ही जिनकी पहचान के लक्षण एक जैसे हों उन सबकी एक जाति होती है। अब ये बताओ, दुनिया में सारे मनुष्यों की आंखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं। नाक कितने होते हैं? मतलब जैसे भी हैं, 2 छेद हैं, 1 नाक है। कान कितने हैं? 2 हैं। मुंह में दांत सबके बराबर हैं? हाँ ना बोलो। ऐसा तो नहीं कि भारत के लोगों में तो मनुष्य ऐसे होते हैं और पाकिस्तान में मनुष्यों की पूंछ होती है। बिल्कुल अलग पहचान का कोई लक्षण नहीं है, सबकी पहचान के लक्षण एक जैसे हैं, सब एक जैसे ही हैं, कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं देता। इस आकृति के आधार पर हम कह सकते हैं, इस पहचान के लक्षण के आधार पर कह सकते हैं सब मनुष्य एक जैसे हैं, कहीं कोई भिन्नता नहीं है, पैदा होने का तरीका एक जैसा है। इसलिए इन सब की बोलो जाति कितनी हो गई? एक अंतर है। वो मेरी बड़ी बहन बैठी है, आज आई है, वो और मुझे देखो ध्यान से, तो अगर देखोगे तो दोनों बहन भाइयों में आकृति में कुछ अंतर दिखाई देगा, पहचान के लक्षणों में कुछ अंतर दिखाई देगा। बोलो है कि नहीं है? है ना। मेरी मूछें आती हैं, रोज काट लूं तो भी निकल आती हैं, इसका खाद पानी भी डालो तो भी मूछें नहीं आती। खूब मेहनत करो कि भाई खाद पानी डाला जाए तो कुछ मूछें आ जाए, इसकी मूछें नहीं आती है, और मेरी मूछें रोकने से भी नहीं रुकती हैं। लोग तो कोशिश करते हैं, सिर में ऐसे तेल डालते हैं। एक कोई हीरोइन है, वो
नाम भूल गया, आज ही पढ़ा था मैंने। वो केश किंग नाम का एक तेल बेचती है, टीवी पर आती है, बोले केश किंग तेल लगाओ और इतने लंबे लंबे तुम्हारे बाल हो जाएंगे। आज मैंने उसका फोटो देखा, उसका पति टकला। अरे मैंने कहा दुनिया को तेल बेच रही है, एक आध शीशी इसे भी दे देती है। मतलब खुद के पति के सिर पे बाल नहीं हैं और वो दुनिया को तेल बेच रही है। इससे क्या पता चलता है? ये बेवकूफों वाली बातें हैं, इनमें कोई वो नहीं है। आकृति में जो अंतर है हमारी, देखो ना, हमारी और हमारी बेटी की आकृति में अंतर है, बोलो है कि नहीं है? बाहर की भी और भीतर की भी। तो ये जो आकृति में अंतर है, इससे एक जाति के भीतर उपजातियां उत्पन्न होती हैं। एक जाति के भीतर उपजातियां उत्पन्न होती हैं। इन उपजातियों को अलग अलग कुलों के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो एक स्त्री कुल हो गया, ये एक स्त्री उपजाति हो गई और एक पुरुष उपजाति हो गई। यानी मनुष्य के भीतर दो उपजाति हैं, एक पुरुष और दूसरी स्त्री। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक आखिरी बात बता दो, फिर आगे चलते हैं। बताओ, स्त्री महान है कि पुरुष महान है? अच्छा, पहले माताओं से पूछ लेते हैं, बोलो स्त्री महान है कि पुरुष महान है? बोलो, स्त्री महान है, हैं? अच्छा, पुरुषों से पूछ लेते, बोलो स्त्री महान है कि पुरुष महान है? देखो डरे बैठे हैं। स्त्रियों ने खूब हिम्मत से कहा, मैंने पूछा कौन महान है, बोले स्त्री महान है। पुरुषों से पूछा कि कौन महान है, तो इन्होंने पहले तो इधर देखा, फिर बोले नहीं स्त्री महान है, क्योंकि इन्हें पता है रोटी नहीं मिलेगी अगर आज स्त्री को महान नहीं कहा तो। स्त्रियां सच में महान होती हैं। एक दो स्त्रियों की महानता की कथाएं मैं भी जानता हूं। मेरी बेटी छोटी थी, ऑपरेशन कराने के लिए, उसे कुछ समस्या थी, उसका ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली आना था। तो मुजफ्फरनगर में पीछे से एक ट्रेन आती थी सहारनपुर से, एनडीएस नाम हुआ करता था, अब तो मुझे पता नहीं है कि नहीं। बड़ी तेज पैसेंजर थी वो, 4-5 ही डब्बे होते थे, छोटी सी ट्रेन थी। अब जब हम पहुंचे, टिकट हमने खरीद लिया, लेकिन ट्रेन पटरी पर खड़ी थी और जब हम पहुंचे तो ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। हम दोनों भागे, बच्चा गोद में, के किसी तरह पहुंचे। अच्छा, हमारी भी उम्र कम थी, हम भी 19-20 साल के ही थे, पति पत्नी हम भी बच्चे ही थे। अब भागे किसी तरह ट्रेन को पकड़ लें। खैर भाग दौड़ कर हमने ट्रेन पकड़ लिया, आखिरी वाले डब्बे में किसी तरह लटक वटक कर चढ़ गए। चढ़कर भीतर पहुंचे तो मुझे एक बात देखकर आश्चर्य हुआ, आजकल स्त्रियां बड़ा सफर करती हैं। उस डिब्बे में स्त्रियां बहुत बड़ी मात्रा में थी, पुरुष बहुत थोड़े से थे। 30-32 पुरुष पूरे कंपार्टमेंट में होंगे। डिब्बा पूरा खुला हुआ सा था, जैसे ईएमयू के होते थे, इस टाइप का डब्बा था। तो उस डब्बे को देखकर मुझे पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर थोड़ी देर में मुझे बात समझ में आ गई कि ये लेडीज कंपार्टमेंट है, ये स्त्रियों के लिए रिजर्व डब्बा है। अच्छा, उस स्त्रियों के लिए रिजर्व डब्बे में कभी आप चढ़े हों तो उसमें जो स्त्रियां होती हैं वो, अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो मर्द मारनी वीर होती हैं, वो बहुत खतरनाक। और उन्होंने पुरुषों को भयंकर गालियां देना शुरू किया। कौन से वाली गाली जो तुम लोग देते हो वो वाली भी, माँ वाली, बहन वाली, वो सब गालियां दे रही थी। और इतना ही नहीं, एक सरदार जी लगभग 90+ उनकी उम्र होगी, जो ठीक से सीधे बैठ नहीं सकते थे, हाथ में कोई धार्मिक पुस्तक का गुटखा लेकर उसे पढ़ रहे थे, उसका जप कर रहे थे। वो स्त्री उन्हें गालियां देने लगी और गालियां देते देते, क्योंकि सरदार जी को शायद सुन नहीं रहा था, वो उनके पास पहुंची और उन्हें उसे जोर से थप्पड़ मारा। सरदार जी की पगड़ी उतरकर नीचे गिर गई और उनके सिर पर बेचारों के बाल नहीं थे, वो भी थोड़े से नीचे गिर गए। और मैं सच बताऊं, वहां 35-36 जो पुरुष थे, उनमें से किसी की चूं की आवाज नहीं आई, क्योंकि सबको पता था। क्या पता था? कि अगर तू बोला तो अगला नंबर तेरा है। सब चुप खड़े, मुझ सहित, मैं भी था वहीं, सब चुप खड़े रहे, 35 के 35 चुप। अच्छा, कोई उसका पक्ष लेने को तैयार नहीं, लेकिन एक छतरानी मैं भी ले रहा था ना, वो छतरानी खड़ी हुई, उसने उनकी थोड़ी सहायता की, उन्हें बिठाया और उनकी चीजें व्यवस्थित की। और फिर उसने उनके साथ लड़ना शुरू किया, थोड़ी वो बहसी। उसने उसे सीट से खड़ा कर दिया कि तुम खड़े हो, ये विकलांग सीट है, मेरी पुत्री विकलांग है, मैं यहाँ बैठूंगी। वो तो खैर गुस्से के कारण ऐसा कह रही थी, लेकिन पुरुषों में से कहीं से कोई आवाज नहीं आई, चुप, सब डरे खड़े थे। सबकी स्थिति ये थी कि एक बार ट्रेन रुके तो सही, और कोई भी उसमें रहने वाला नहीं था। खतौली में ट्रेन रुकी, सब भागे ट्रेन से ऐसे जैसे अंदर बम रखा हो, सब बाहर आ गए। मैं भी नीचे उतर गया और खिड़की में से मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, नीचे आजा, किसी दूसरे डब्बे में चलते हैं। मेरी पत्नी ने कहा अब नहीं आऊंगी, अब तो दिल्ली तक जाऊंगी इसकी ऐसी तैसी करते हुए, क्योंकि वो भी उनमें से एक थी।
अच्छा, ये वाली स्त्री महान है क्या? बोलो, वो जिसने सरदार जी को मारा महान है क्या? लेकिन बल तो बहुत है इसमें। 35 पुरुषों को जिसने कंपायमान रखा, आधा घंटे तक जिनका सांस नहीं निकलने दिया, ये महान नहीं है क्या? ये तो बड़ी महान हो गई। क्या इसे ही महानता कहते हैं? स्त्री और पुरुषों में ये जो कंपटीशन डाल दिया गया है कि स्त्री महान है या पुरुष महान है, ये बहुत बुरा है। ये समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और इस कंपटीशन ने हालत खराब कर दी। इसमें बड़े बड़े कवि भी शामिल हुए हैं। नर से दो दो मात्रा भारी नारी, कहा है कवियों ने कि नर से दो दो मात्रा भारी होती है नारी। तो याद रखो, स्त्री और पुरुष में कोई महान और कोई अमहान नहीं होता, कोई निकृष्ट और कोई उत्कृष्ट नहीं होता, दोनों समान होते हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। स्त्री भी पुरुष के बिना संसार में कुछ नहीं कर सकती और स्त्री की सार्थकता तभी है जब पुरुष विद्यमान हो और पुरुष की सार्थकता तब है जब स्त्री विद्यमान हो। स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री दोनों अधूरे हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें कोई महान और कोई निकृष्ट नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों समकक्ष हैं। दोनों अपने अपने काम के लिए उपायोजित किए गए हैं। जो काम पुरुषों का है वो स्त्रियां नहीं कर सकती और जो स्त्रियों का है वो दुनिया के 400 करोड़ पुरुष मिलकर एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन एक स्त्री कई बच्चे पैदा कर सकती है। यह स्त्री की अपनी योग्यता है, लेकिन पुरुष की अपनी योग्यता होती है। पुरुष की अपने प्रकार की योग्यता है और स्त्री की अपने प्रकार की योग्यता है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरे घर में 10 भैंस थी और 10 गाय थी। इनमें से 5 गाय मर गई तो कितनी भैंस बची? बोलो। तो फिर बात समझ में आया? आजकल समाज में जाति में बड़ा गड़बड़ कर दी गई है। मेरे 50 पुण्य हैं और मैंने 10 पाप कर दिए, तो मेरे पुण्य कितने बचे? जितने हैं उतने ही बचेंगे। गाय में से गाय घटती हैं, भैंस में से भैंस घटती हैं। भाई, पाप में से पाप घटेंगे, पुण्य में से पुण्य घटेंगे। पाप में से पुण्य और पुण्य में से पाप का घटना संभव? स्त्रियों के गुण अलग हैं और पुरुषों के गुण अलग हैं। न पुरुष स्त्रियों के गुणों में महान हो सकते हैं और न स्त्रियां पुरुषों के गुणों में महान। गाली देने का कंपटीशन नहीं हो सकता है कि मैंने उससे ज्यादा गाली दे दी इसलिए मैं महान हो गई, मैंने उससे ज्यादा बुरा आचरण प्रदर्शित करके दिखाया इसलिए मैं ज्यादा महान हो गई। यह महानता का मापदंड नहीं हो सकता है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। 6:30 का समय ना। ये बात मैंने जाति की तो जाति हम सब की कैसी है? बोलो। एक है। हमारी जाति क्या है? एक जाति है, अलग अलग जाति बिल्कुल नहीं है। हम सब मनुष्य हैं। और ये जो पूंछ लगी है ना नाम के पीछे, कौशिक, दीक्षित, भारद्वाज, बालियान, तालियान, ये जो पूंछ लगी है, ये पूंछ समाज में भ्रम पैदा करती है, विभेद पैदा करती है। इसलिए इस विभेद को पैदा नहीं होने देना चाहिए। आगे से मेरा नाम छापो तो मैं मेरा नाम बताते हूं। मेरा नाम योगेश भारद्वाज नहीं, मेरा नाम योगेश विद्यार्थी है। मेरा नाम योगेश भारद्वाज मत छापना। ये भारद्वाज षड्यंत्र पूर्वक मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है, जुड़ बहुत पक्का गया है। ठीक है, अब तो पता तो चल गया है कि मैं कौन हूं, उसे तो मैं छिपा नहीं सकता हूं। लेकिन बात यह है, इस छिपने और दिखने से भी अंतर नहीं होता है। मुख्य चीज यह है कि इस जातीय व्यवस्था को समाप्त करें और लोगों में एक समानता पैदा करें। अब बात आती है वर्ण व्यवस्था की, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जातियों के पीछे वर्ण खड़े हैं, वर्णों से जातियां उत्पन्न हुई हैं। वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, आप किसी ना किसी वर्ण को मानते होंगे कि मैं इस वर्ण से हूं, हां के ना? अच्छा, आओ वर्णों को देख लेते हैं, हम किसी वर्ण से हैं कि नहीं है, इसे भी जांच लेते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? पता तो है सबको, सामान्य सी बात है। बोलो बच्चों, किसे कहते हैं ब्राह्मण? जिसके सिर पे चोटी हो, ये जनेऊ पहनता हो, जिसके सिर पे चोटी और जनेऊ पहनता हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, अगर एक नाटक में मैं एक मुसलमान को चोटी लगा दूं और जनेऊ पहना दूं, वो ब्राह्मण हो जाएगा? बोलो, नहीं हो सकता। इसका मतलब ब्राह्मण दिखने से तो नहीं हो सकता, आचरण से तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। सिर पे चोटी और जनेऊ वाले मांस खाते हैं कि नहीं खाते? मुंडी हिलाओ भाई, खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं, खूब खाते हैं।
और बड़ी मात्रा में खाते हैं। उत्तराखंड में चले जाओ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, अरे इतनी बुरी हालत है। एक फ्लाइट में एक जैन भाई साहब जो है यात्रा कर रहे थे, उन्होंने भोजन मांग लिया। भोजन मांगा तो उन्हें चावल थे, चावल के साथ सब्जी थी। अब वो सब्जी में चावल मिलाकर खाने लगे, फिर उसमें हड्डी आ गई। उन्होंने कहा ये क्या है? एयर होस्टेस बोली जी हड्डी है। तो बोला मैं जैन हूं, मैं शाकाहारी हूं, ये क्या कर दिया तुमने? तो उनका एक्सक्यूज, उन्होंने देखो कितना बड़ा समाधान किया इस चीज का। बोली सॉरी सर। अब जैन साहब कहें कि मैं जीऊं के मर जाऊं, मांस खा लिए, चिकन के साथ दे दिया गया उन्हें वो भात खाने के लिए, और उन्होंने भात खा लिया, उन्होंने भात खा लिया। अरे भैया आज समाज की दशा यह है कि तुम अगर सीधे ना भी खाओ तो आपको उल्टे खाना पड़ता है। मैं जब कभी यहां आता हूं तो यहां पहले दूर जाना होता है, मान लो उड़ीसा जाना है, महाराष्ट्र जाना है या कहीं और जाना है, तो गाजियाबाद से ट्रेन मिलती है। तो मैं गाजियाबाद ही आता हूं, तो गाजियाबाद एक दिन पहले आ जाता हूं। सिंह साहब बेटे हमारे बहनों ही हैं, इनके घर आकर रुक जाता हूं, तो वहीं से फिर मैं आगे जाता हूं। तो मेरी बहन मेरे इतना सारा सामान लाद देती है। एक लड़का बोला ये इतना सारा खाने का सामान इन्होंने क्यों लाद दिया? मैंने कहा उसे पता है कि मैं ट्रेन में नहीं खाता, क्योंकि ट्रेन में आपने खाया तो नहीं पता कि आपने शाक खाया या मांस खाया। तो कहते नहीं जी पेंट्री कार में अलग अलग बनता है, शाकाहार अलग, मांसाहार अलग। मैंने कहा ठीक है, मैंने देखा है पेंट्री कार में जाकर। वो एक कढ़ाई में चिकन पका रहा था और एक कढ़ाई में दाल छोंक रहा था, और उसके हाथ में एक ही कड़छी थी, उसमें घुमा दिया, फिर उसमें घुमा दिया, फिर उसमें घुमा दिया, फिर उसमें घुमा दिया, रह गया शाक पात कुछ?